हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट कवर नहीं किया है तो वो सारी वीडियोस जिनसे आप एक दिन के अंदर पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर कर सकते हैं, इनफैक्ट विद क्वेश्चंस, जो मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, एलिमिनेशन कैसे अप्लाई करनी है, तो वो वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे। मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हर एक चीज जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट हो सकती है उसमें कवर की गई है। ओके, जस्ट वन डे एंड यू वुड बी थ्रू द एंटायर इकोनॉमिक सर्वे। और इन केस, क्योंकि अब प्रीलिम्स आ रहा है और इन केस आप किसी भी मंथ के विजन आईएएस की मंथली मैगजीन से स्ट्रगल कर रहे हैं पॉलिटी और इकोनॉमी के सेक्शन के लिए, तो वो सारी वीडियोस भी अगस्त मंथ ऑनवर्ड्स चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं। आप प्लीज उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, व्हाई टाइगर लविंग ईडू मिश्मी आर अगेंस्ट अ टाइगर रिजर्व इन दिबांग सेंचुरी। यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो दिबांग सेंचुरी के बारे में, या फिर जो प्रपोज्ड दिबांग टाइगर रिजर्व है उसके बारे में, और ईडू मिश्मीज के बारे में। ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए, आई एम एंटिसिपेटिंग और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार बहुत सारे क्वेश्चन जो आप मुद्दू मलाई टाइगर रिजर्व, इस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जो ऑस्कर मिला है इस बार, राइट? तो वो ऑस्कर का जो सेटअप था पूरा एलिफेंट विस्परर्स का, वो मुद्दू मलाई टाइगर रिजर्व में हुआ था। तो यू प्रिपेयर ऑन दैट। वैसे ही ये जो दिबांग सेंचुरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके इस बार के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है। और साथ ही में देखिए, एक और चीज, हमें आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है, स्पेशली गैस बेस्ड इकोनॉमी। मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ कि गैस बेस्ड इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे एक GS3 में फुल फ्लेज्ड आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्यों, ये भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि जो जैसे ही यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या जो भी आप इसे इन्वेजन कहते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, जो गैस है, विंटर्स आ गई, फिर गैस बहुत बड़ा वेपन बन गया था रशिया के लिए। गैस एक वेपन था कि कैसे यूरोप को दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रिंग देम ऑन देयर नीज, राइट? तो गैस बेस्ड इकोनॉमी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑल्दो इसी तरह से जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, गैस एक इंटरनेशनल फोरम में बहुत डिबेटेबल टॉपिक था कि कितनी रशिया से गैस लेनी है, नहीं लेनी, फिर उसके बाद वो जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन इससे जो यूपीएससी है वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपको ये भी पता है कि भारत में क्या है गैस बेस्ड इकोनॉमी का? क्या आपको ये पता है कि हमारी एक विजन भी है गैस बेस्ड इकोनॉमी की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ले डाउन की है? क्या आपको ये पता है कि प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या है हमारे गैस बेस्ड इकोनॉमी का? ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, वाई टाइगर लविंग ईडू मिश्मी। जब हम देख लेते हैं, सरकार ने यहाँ पे अनाउंस किया है पिछले महीने कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत ही जल्दी नोटिफाई किया जाएगा एज अ टाइगर रिजर्व। तो इसकी वजह से जो ईडू मिश्मी पीपल हैं, दे आर वेरी अपसेट अबाउट इट। अब देखिए, ईडू मिश्मीज के बारे में आपको इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगेन आप PYQs उठा के देखिए, प्रीलिम्स में यूजुअली जो ट्राइब्स है ना, उनके एरियाज पूछ लेते हैं कि ये कौन सी स्टेट्स में, तेलंगाना या फिर कर्नाटका, है ना? तो ये आप पढ़ के जाइए, ब्रॉड ओवरव्यू आपको होना चाहिए। मिश्मी हिल्स आपको पता है कहाँ पे है, तो दिस इज वेरी इजी। आई थिंक इससे ज्यादा आसान अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, मिश्मी हिल्स अगर आपको पता है कहाँ है, सो दिस बिकम्स लाइक अ केक वॉक फॉर यू। ओके, तो वैसे यहाँ पे लेकिन हमें जानना है कि टाइगर रिजर्व की अनाउंसमेंट की वजह से ईडू मिश्मी पीपल, व्हाई आर दे अनहैप्पी और वेरी अपसेट अबाउट इट? उनको ऐसा लगता है कि जो फॉरेस्ट के पास फॉरेस्ट का जो एक्सेस है उनके लिए वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके लाइवलीहुड, उनका बहुत सारी चीजें फॉरेस्ट के एक्सेस पे डिपेंडेंट है। और भी कुछ है, देयर समथिंग मोर टू इट, वो हम देखते हैं क्या। हु आर द ईडू मिश्मी पीपल एंड व्हाट इज देयर रिलेशनशिप विद द फॉरेस्ट? द टाइगर ब्रदर्स एज दे आर कॉल्ड, इनको टाइगर ब्रदर्स कहा जाता है। ईडू मिश्मीज आर अ सब ट्राइब ऑफ द लार्जर मिश्मी ट्राइब।
ठीक है। जो मिशमी ट्राइब है उनमें कुछ सब ट्राइब्स हैं जैसे डिगारू, मीजू और ईडो मिशमीज, उनमें से एक है। ठीक है। तो अब देखिए हम इनको यूजुअली अपनी वीविंग या क्राफ्ट्समैनशिप स्किल्स के लिए जानते हैं और ये मिशमी हिल्स में रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो चाइना को बॉर्डर करती है। ठीक है। द एंसेस्ट्रल होमलैंड्स ऑफ द ईडो मिशमी आर स्प्रेड ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, तो अगर हम उनके एंसेस्ट्रल होम देखें, क्या एरिया वो आज तक हैबिटेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली और कुछ अपर सियांग और लोहित एरिया, ये सब कुछ ब्रह्मपुत्रा के आसपास वाला जो जहां से घुस रही है ब्रह्मपुत्रा इंडिया में, और ये वो रीजन है, एकदम अपर नॉर्दर्न रीजन है। ठीक है। तो ये बात आपको पता है। अगर हम 2011 सेंसस के हिसाब से डेटा देखें तो ईडो मिशमी पॉपुलेशन इज एट 12,000 लोग हैं ईडो मिशमी ट्राइबल्स। ओके। जो इंडिया में अभी उनकी पॉपुलेशन है। अगर हम 2011 सेंसस का डेटा देखें, अभी क्या होगा, सेंसस आएगा, क्या डेटा पता चलेगा, वी नेवर नो। ओके। अगर उनकी जो लैंग्वेज है वो देखें हम, ईडो मिशमी, उसको भी ईडो मिशमी लैंग्वेज ही कहते हैं। इट इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड लैंग्वेज बाय यूनेस्को। आप जानते हैं एंडेंजर्ड लैंग्वेज को काफी स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है। इसीलिए मिलती है क्योंकि बहुत ही, पहली बात तो देखिए, बहुत कम पॉपुलेशन है जो इसको बोल रही है। अब इतनी कम पॉपुलेशन है कि अगर जैसे आप मेनलैंड में आते हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्राइबल एरियाज को छोड़ के अगर आप अरुणाचल प्रदेश के ही मेन एरियाज में आते हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए, तो आप इंग्लिश या हिंदी या वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो सीखते हैं और अपनी लैंग्वेज भूलते जाते हैं, है ना। तो इससे बेसिकली जब आप मोबिलाइज करते हैं बाकी एरियाज में, तो आपका जो लैंग्वेज है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाता है। तो इसीलिए उनको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके। द ट्रेडिशनली, एंड अब देखिए यहाँ पे इनका जो कल्चरल कनेक्शन है इस रीजन के रिच फ्लोरा एंड फौना के साथ, ये सब जानते हैं। ओके। जो टाइगर है, टाइगर्स आर स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईडो मिशमी पीपल। क्यों? क्योंकि अगर हम ईडो माइथोलॉजी के हिसाब से देखें, दे वर बोर्न टू द सेम मदर, यानी कि जो टाइगर्स हैं और ईडो मिशमीज हैं वो सेम मदर को जन्मे हैं, यानी कि जो टाइगर्स हैं उनके एल्डर ब्रदर्स हैं एंड दे आर यंगर ब्रदर्स ऑफ टाइगर्स बिकॉज दे हैव सेम मदर। ओके। अगर हम ईडो माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो इसीलिए टाइगर्स आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, दे आर लाइक देयर ब्रदर्स। ओके। ईडो मिशमी, अब जैसे कि हम जानते हैं ईडो मिशमी ज्यादा एनिमल्स को हंट नहीं करते हैं। एक स्पेशल टिपिकल टाइप ऑफ इनका वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन का मॉडल है, वेरी यूनिक। ओके। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कुछ मिथ्स एंड टैबूज भी हैं उनके एनिमल्स को मारने की वजह से, इसीलिए वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन पे वो ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो असूलन क्या होना चाहिए, टाइगर रिजर्व अगर इसको हम नोटिफाई कर रहे हैं तो इट इज अ गुड थिंग। ये वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन के लिए ही हो रहा है, टाइगर कॉन्जर्वेशन के लिए ही हो रहा है, और वैसे भी वो टाइगर्स को अपने एल्डर ब्रदर्स मानते हैं। लेकिन बात उनकी ये है कि वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन इज अ गुड थिंग, लेकिन हमारा जो लाइवलीहुड है वो बहुत ही ज्यादा इंटीमेट कनेक्शन है हमारा उसके लिए फॉरेस्ट के साथ। तो दैट शुड नॉट गो, इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइवलीहुड्स और आवर ओन सर्वाइवल, बिकॉज दैट वुड बी एंडेंजर्ड। ओके। तो ये सारी चीजें, और सबसे पहली बात है, हम आज तक रहे हैं फॉरेस्ट के साथ, एनिमल्स के साथ, वो जो हमारे राइट्स हैं टू गो टू द फॉरेस्ट, that would obviously be surpassed। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। प्रपोजल फॉर टाइगर रिजर्व अगर हम देखें, दिबांग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको 1998 में डिक्लेयर किया गया था। देखिए यूजुअली क्या है कि किस पर्टिकुलर सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया गया या किस रीजन को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, डिक्लेयर किया गया, किस साल में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये इशू ऐसा है कि इसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात कर रही है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1998 में डिक्लेयर किया गया था। दिस माइट बी वन ऑफ द पार्ट्स आपके किसी स्टेटमेंट का। ठीक है। एंड इट इज होम टू द, किस तरह का यहाँ पे फौना है आपको ये भी पता होना चाहिए, मस्ट डियर, मिशमी ताकिन, गोराल, ये सारे, क्लाउडेड लेपर्ड। अब देखिए क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, टाइगर्स, ये आप जानते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड्स जो त्रिपुरा एरिया जो है और नॉर्थ ईस्ट का बहुत एरिया में क्लाउडेड लेपर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इन अप्रैल 2021 द 20th मीटिंग ऑफ, आप जानते हैं 2021 में एक मीटिंग हुई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। ये वही अथॉरिटी है, वही बॉडी है जो बेसिकली डिसाइड करती है कि किस सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने एक मीटिंग की और इन्होंने डिसाइड किया कि हम दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब एक टाइगर रिजर्व बनाएंगे। और 2012 से इससे रिलेटेड कोई ना कोई
पुश चल रहा है इसको एलिवेट करने का। अब रेजिस्टेंस जैसा कि हमने देखा, अब यहाँ पे एक और इशू है, एक लीगल इशू है, वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। द रेजिस्टेंस फ्रॉम द ट्राइबल्स फॉलोइंग द NTCA's March 24 announcement that the sanctuary would soon be notified as a tiger reserve, the Edo-Mishmi Cultural and Literary Society, the apex body of the tribe, said that while their cultural ethos emphasize the protection of wildlife, it should not be done at the cost of lives and livelihoods of local communities, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही पर्टिकुलर एरिया को अपग्रेड कर दिया जाता है टू अ टाइगर रिजर्व, वहां पे स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी मेजर्स आ जाते हैं, यानी कि उसकी बाउंड्रीज पे एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स आ जाती है। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। और वो जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनका जो एक्सेस है वो कट ऑफ कर दिया जाता है। सो दैट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर द ईडो-मिशमीज। ओके, अब ये चीज यहाँ लिखी है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जब बनाया गया था तो ये ईडो-मिशमी की जो एपेक्स बॉडी है वो ये कह रही है कि जब इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1998 में, तब भी हमसे कोई कंसेंट नहीं लिया गया था, हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इट वॉज अ यूनिलैटरल, आर्बिट्ररी एंड इलीगल मूव। ओके, तो उन्होंने कोई ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये चीज लिखी है, और लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी 1894 में कि आपको कंसल्ट करना पड़ेगा लोकल कम्युनिटीज, ट्राइबल्स अगर कोई बहुत विसिनिटी में रह रहे हैं उनका भी यू विल हैव टू टेक देम इनटू अकाउंट। तो आपने तब भी हमें नहीं पूछा, आपने वायलेट किया लैंड एक्विजिशन एक्ट को भी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी। तो 2015 में ये सेम ईडो-मिशमी कम्युनिटी की जो एपेक्स बॉडी है, उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट को अप्रोच किया था कि उनको लीगल रीडिमार्केशन चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ताकि उनके जो राइट्स हैं वो हैम्पर ना हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोर्ट ने क्या किया था 2015 में, डायरेक्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इस इशू को एड्रेस कीजिए, एक रिपोर्ट बनाइए, और रिपोर्ट भी एक कमिटी की सहायता से बनाएंगे जिस कमिटी में लोकल यानी कि ईडो-मिशमीज होंगे। तो बेसिकली ईडो-मिशमीज का ये कहना है कि जब दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड जो लीगल दिक्कत है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, जब कोर्ट का इसमें ऑर्डर है कि इस इशू को एड्रेस किया जाए, तो टाइगर रिजर्व का कहाँ से आइडिया इंपोज कर दिया गया है, ये कहाँ से आ गया, जब पहला इशू ही अभी तक आप अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो लीगल मैटर है वो तो सॉल्व हो जाने देते। तो ये चीज बेसिकली हमें यहाँ से पता चल रही है। ओके, अब देखिए, आई थिंक इंडो भूटान जो है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के GS2 के पर्सपेक्टिव से। आप जानते हैं हमारा जो सारा ध्यान है वो रहता है काफी हाई प्रोफाइल कंट्रीज पे, राइट। इंडो पैसिफिक पे डेफिनेटली क्वेश्चन आ ही रहा है, ऑलमोस्ट हर साल आ रहा है पिछले कुछ टाइम से। अफ्रीका पे आप प्रिपेयर कीजिए, मिडिल ईस्ट पे प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इजिप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस बार हमारे इजिप्ट चीफ गेस्ट था, राइट। इजिप्ट की जो प्रेसिडेंट वो चीफ गेस्ट थे। तो इजिप्ट, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये सब कुछ, मेडिटेरेनियन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो प्रिपेयर कीजिए। लेकिन ये आपको ऐसा लग सकता है कि भूटान एक छोटी कंट्री है, इस पे फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता। सबसे पहली जो प्रायोरिटी यूपीएससी की रहती है वो है आपके नेबरिंग कंट्रीज पे, एंड भूटान इज अ नेबरिंग कंट्री, एंड दैट टू द मोस्ट फ्रेंडलीएस्ट वन, राइट। आप जानते हैं भूटान और भारत के रिश्ते के बारे में। तो सबसे पहला जो आपका फोकस होना चाहिए वो नेबरिंग कंट्रीज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको इंडो भूटान रिलेशंस को बहुत ही डिटेल में प्रिपेयर करके जाना है। साथ ही में आपके इस बार, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मीटिंग थी, यानी कि किंग का यहाँ आना, किंग नमग्याल का, है ना, और उसके बाद ये एक बहुत ही बड़ी मीटिंग थी, और बहुत ही आपके पेपर सेट होने से पहले जस्ट हुई है ये मीटिंग, राइट। पेपर सेट होने ही वाला होगा, उससे पहले जस्ट ये मीटिंग आई है इस तरह की। तो आपसे प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है कि भूटान को कौन कौन सी जो इंडियन स्टेट है वो बॉर्डर करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप प्लीज, इस तरह की कोई विजिट होती है उसी समय आप अपना गूगल खोलिए और उस पर सर्च कीजिए मैप, ठीक है, और देखिए कि कौन कौन सी इंडियन सिटी जो है, इंडियन स्टेट जो है वो इसको बॉर्डर कर रही है। तो आपको पता चलेगा कि 4 इंडियन स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करती हैं भूटान के साथ। वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 ऐसी स्टेट्स हैं।
ओके अब देखिए यहाँ पे जो मोर और लेस लिखा है वो हमें सब कुछ पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम इसकी एक रिवीजन और कहीं पॉइंट जैसे आपको डोकलाम के बारे में नहीं पता होगा, कहीं कहीं ऐसे पॉइंट्स वो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। पर आपको ये सब कुछ पता है कि विनय क्वात्रा जी ने क्या कहा, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, कि क्या बात हुई पीएम मोदी और किंग के बीच में, भूटानीज किंग के बीच में। आपको ये भी पता है कि ऑल्दो कोई एक्सप्लिसिट मेंशन हमने नहीं देखा पीएम मोदी की तरफ से कि हमने क्या सिक्योरिटी इशू के बारे में बात की है, बॉर्डर टॉक्स के बारे में बात की है या नहीं की है, जो चाइना और भूटान के बीच में चल रहा है। पर हमें ये पता है कि एंटायर गैमेट ऑफ बायलेटरल रिलेशंस वर डिस्कस, ये सब कुछ हमें पता है। लेकिन आई थिंक जो यहाँ पे डिस्कशन से और थोड़ा हमें बियॉन्ड जाना पड़ेगा, तो थोड़ी डिस्कशन हम पहले उस पर कर लेते हैं, बहुत ही लॉजिकल मैनर में, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, बहुत ही आप खुद देखेंगे। जैसे जब हमने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, और फिर हम यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज भी खोल रहे हैं अब, है ना, फॉरेन यूनिवर्सिटीज पहली बार देखेंगे गुजरात में। तो हमने बहुत ही बहुत ही लॉजिकल मैनर में हमने कवर किया था कि कैसे इंडो ऑस्ट्रेलिया टाइज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कि हम दोनों इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट्स हैं। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक जो आप चीजें देखिए, घुमा फिरा के पॉइंट्स लिखने हैं आपको, और वो भी जो पॉइंट्स स्टैंड आउट करें, है ना। इतना कुछ बहुत डिफिकल्ट चीजें याद करके जाने की जरूरत है ही नहीं। हर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरी की पूरी विजन आईएएस की मैगजीन्स हैं इतने 12 महीने की रट के जा सकता है। एक एक पॉइंट सबको याद हो, ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ है। तो हमेशा अपना लॉजिक यूज करने की कोशिश कीजिए, कॉमन सेंस, कि ये मैंने देखा था, ये मुझे पता है, ये हमने बातचीत के माध्यम से आज बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, तो ये सारी चीजें अप्लाई करके वहां पे लिख के आइए। ओके, यही सब करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम भूटान के बारे में देखें तो ओके, पहली बात तो हमारे हिस्टोरिकल टाइज क्या हैं। अब ये आप पढ़ते हैं कि इंडिया और भूटान का जो रिश्ता है वो 1910 से चला आ रहा है। क्यों? ये आप अपने किस में पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1910 से कैसे? क्योंकि भूटान तब एक प्रोटेक्टोरेट बना था ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बनते ही क्या हुआ कि ब्रिटिश को अलाउ किया गया, ब्रिटिशर्स को अलाउ किया गया कि आप हमें गाइड करेंगे हमारे फॉरेन अफेयर्स में और हमारी डिफेंस अफेयर्स में। ओके, डिफेंस में और फॉरेन अफेयर, प्रोटेक्टोरेट का मतलब यही होता है, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब भारत इंडिपेंडेंस हमने जीती 1947 में, तो भूटान डेफिनेटली एक वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस होगा जिसने हमें रिकॉग्नाइज किया कि हम एक आजाद भारत है, ठीक है। तो तब से लेके अभी तक हमारा जो रिश्ता है, इट इज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवर सिंस देन। ओके, और ये इसमें क्या है ना, सबसे ज्यादा दो दोस्तों के बीच में रिश्ता सबसे ज्यादा अच्छा तब होता है जब दोनों दोस्तों के जो दुश्मन है वो सेम हो। और जब हम दुश्मन यहाँ नहीं वर्ड यूज करेंगे, पर हम दोनों ही कंट्रीज के जो रिश्ते हैं चाइना के साथ, वो हिस्टोरिकली टेंस है। भूटान ही एक ऐसा देश है हमारे पूरी नेबरिंग कंट्रीज में से, आप देख लेंगे, जो अभी तक चाइना के साथ कोई डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश नहीं किए हैं, जिसने जो एवरी नेबरिंग कंट्री ऑफ आवर्स, ऑल्दो हम कितना सबके लिए खड़े रहते हैं, कितना करते हैं, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो श्रीलंका है ना, मॉलडीव्स है, लेकिन फिर भी हर कोई चाइना, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक माइट, नथिंग मोर देन दैट, जो जिस तरह की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वो फॉलो करते हैं चाइनीज, तो उसकी वजह से हर नेबरिंग कंट्री कहीं ना कहीं वो लेवरेज जो है, हम उनकी कोई भी हेल्प करते हैं तो हमें कहते हैं चाइना इज आवर गुड फ्रेंड, है ना, तो जान पूछ के। लेकिन एक भूटान ऐसा एकमात्र देश है जो अभी तक इंडिया का एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है और चाइना को पसंद नहीं करता। तो ये चीज आपको पता है, ओके। तो और साथ ही में आप जानते हैं कि अगर हम टाइज की बात करें, तो अगर हम बिल्कुल कॉमन सेंस लगाए, तो सबसे बड़ा टाई हमारे बीच में कल्चरल टाई होगा, बुद्धिज्म का, राइट, ये बात आप जानते हैं। और जो हमारा पीपल टू पीपल टाइज है, हम इकोनॉमिकली कितने इंटरलिंक्ड हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। तो देखिए बेसिकली क्या है कि हमारा जो बेसिस है हमारे सारे बायलेटरल रिलेशंस का, वो एक ट्रीटी है। हर किसी कंट्री के बीच में ट्रीटी होती है, जैसे नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी है, वैसे ही जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं 2007 की एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है। लेकिन 2007 की ये जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है, ये ऐसा आप खुद सोचिए, क्या पहली बार ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 2007 इतनी देर बाद हमारे बीच में एस्टैब्लिश हुआ होगा? जी नहीं, ये एक अमेंडमेंट ट्रीटी है। तो जो एक्चुअल में जिस ट्रीटी को ये अमेंड कर रही है, वो 1949 की एक इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है। तो 1949 की जो इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है, इसमें लेकिन कुछ दिक्कत थी।
जिसकी वजह से हमें अमेंड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो इसका आर्टिकल 2 था ये 1949 की ट्रीटी का, वो इंडिया को एक रोल दे रहा था इन गाइडिंग भूटान्स फॉरेन पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भूटान अपनी फॉरेन पॉलिसी, सॉवरेन देश है ना, वो हमारी गाइडेंस के बिना नहीं कर सकता था, और ये काफी ज्यादा बुरी चीज थी। ओके, अगर हम आज के समय के हिसाब से देखें तो इसीलिए बेसिकली हमें इसे अमेंड करना था। तो अगर बाय चांस आपके प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आए कि जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है 2007 की, उसका जो आर्टिकल 2 है वो ये कहता है कि इट गिव्स इंडिया अ रोल इन गाइडिंग भूटान्स फॉरेन पॉलिसी, दैट इज रॉन्ग। इट यूज्ड टू बी द केस। अगर हम 1949 की ट्रीटी में देखें, इसको अबैंडन करने के लिए अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम देखें तो जो ये न्यू ट्रीटी है, ये 2007 की ट्रीटी, इसके बारे में आई थिंक आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि मे बी आपके प्रीलिम्स में 2007 की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि, और यही आपके पॉइंटर्स भी बन जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भूटान है ना, वो आर्म्स को, इन तरह की जो वेपन्स हैं उनको इंपोर्ट कर सकता है, बट एज लॉन्ग एज इंडियाज इंटरेस्ट्स आर नॉट हार्म्ड। ओके, तो आप कोई भी आर्म को इंपोर्ट कीजिए, लेकिन इंडिया का जो इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए। ये उस ट्रीटी में लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ ही में अगर हम देखें जो इसका आर्टिकल 6 और 7 है, यू डोंट रियली हैव टू राइट आर्टिकल 6, 7 दिस दैट, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट हार्म ना हो। साथ ही में इसमें ये भी लिखा है कि नेशनल ट्रीटमेंट, यानी कि जो हमारे सिटीजन हैं वो भूटान में है तो वो उनको नेशनल्स की तरह ट्रीट करेंगे। अगर भूटानीज सिटीजन हैं वो इंडिया में है तो हम उनको नेशनल्स की तरह, यानी इंडियंस की तरह ट्रीट करेंगे। और ये आई थिंक आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन, आपको पता होगा। आप ये भी जानते हैं कितने सारे भूटानीज को हम ट्रेन करते हैं। जब आप लबासना के बारे में आप कभी जाएंगे तो मतलब ऑफ कोर्स आपको पता चलेगा कि कितने सारे भूटानीज फ्रेंड्स यू वुड मेक देयर, है ना। तो ये सब कुछ आप जानते हैं। फिर और क्या, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस और लगाएंगे, आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटीज में जहां से भी आप पढ़ के आए हैं, तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, उसमें स्कॉलरशिप्स मिलती हैं भूटान के लोगों को। तो बहुत सारे भूटान के दोस्त होंगे आपके में भी, तो ये सारी चीजें के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सेंसिकल 3 से 4 पॉइंट्स तो यहीं बन जाते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही में देखिए और क्या लिख सकते हो कि क्या भूटान का सिग्निफिकेंस है भारत के लिए। जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है ऑफ कोर्स, क्योंकि 4 स्टेट्स मैंने अभी बताया इंडिया की हम बॉर्डर करते हैं। तो इस तरह से कुछ भी अगर भूटान में अगर इंटरनली कुछ भी हो रहा है जो कुछ गलत है, जो नहीं होता, क्योंकि भूटान इज अ पैसिफिस्ट नेशन, बहुत ज्यादा इकोलॉजी को मानने वाले। और एक और देखिए, एक और थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि टूरिज्म टूरिज्म कितना है, और वो सारे व्लॉगर्स जो हैं यूट्यूब पे भूटान गए होते हैं। आई डोंट थिंक कोई ऐसा व्लॉगर है जो ट्रैवल व्लॉग्स बना रहा है वो भूटान के व्लॉग्स उसने नहीं बनाए हैं। तो टूरिज्म के बारे में लिखिए। ठीक है, तो और साथ ही में हम ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। अगर कुछ भी भूटान के अंदर होता है तो हमारी 4 स्टेट्स में वो स्पिल ओवर हो सकता है। कुछ भी वहां पे जबकि ऐसा होगा ही नहीं कभी, बट स्टिल माइग्रेशन हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है। और जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि ये एक बफर की तरह एक्ट करता है इंडिया और चाइना के बीच में, और हमारे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसका जो वेस्टर्न रीजन है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, डोकलाम रीजन। क्योंकि वो जो डोकलाम रीजन है वो हमारे चिकन नेक कॉरिडोर, एकमात्र जो लैंड आप कह सकते हैं रूट है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ कनेक्ट करता है। वो अगर हमसे छीन लिया गया या वो चोक कर लिया गया, वो इतना पतला जो कॉरिडोर है, तो हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो गई हमारे नॉर्थ ईस्ट से, उसको अलग कर दिया जाएगा भारत से। ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ समझ रहे हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आप जानते हैं कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया भूटान के लिए। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, पर हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ तो इट्स गुड। बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा हमारा नेबरिंग ट्रेडिंग रिश्ता है। ओके, तो बहुत। अब फिर एक और चीज आप जानते हैं, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक में ही। अगर आप लिखे हाइड्रो पावर, हम हाइड्रो पावर उनसे खरीदते हैं। ठीक है, पहली बात तो जो जिस चीज के लिए भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं भूटान में, हम उनको बनाने के लिए फंड देते हैं, क्रेडिट देते हैं, लेकिन फिर वो डोमेस्टिक यूज के साथ साथ जो सरप्लस उनका बच जाता है वो इंडिया खरीद भी लेती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और साथ में और क्या आप लिख सकते हैं,
वाटर रिसोर्सेज लिख लिया, इकोनॉमिक असिस्टेंस के बारे में, ये भी आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि कल की द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया था कि इंडिया क्या है, इंडिया एक भूटान का लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनर है, यानी कि उनकी डेवलपमेंट में, जैसे अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो हमने उनके डैम्स बनाए हैं, उनकी पार्लियामेंट बनाए हैं अफगानिस्तान का। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में हमने एम्बुलेंस जो वहाँ पे चल रही है, तो वो एम्बुलेंस भारत ने गिफ्ट की है, उनके सारी एम्बुलेंसेज है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हमने डेवलपमेंट में उनका सहायता की है, लेकिन जितनी डेवलपमेंट में सहायता भारत ने भूटान की है उतनी किसी भी कंट्री के लिए नहीं किया, क्योंकि जो भूटान के जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं, तो सिंस द लॉन्च ऑफ देयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1961 में आया था भूटान का, तब से लेके अभी तक हम फिनेंशियल सपोर्ट उनके हर एक 5 ईयर प्लान को दे रहे हैं। जैसे कि अभी 12th 5 ईयर प्लान है, उसमें हमने 4500 करोड़ रुपए अलॉट किया है, ठीक है, भूटान को। तो ये कुछ बेसिक, बहुत ही किस तरह का हमारा पर्टिनेंट इम्पॉर्टेंट रिश्ता है वो आप लिख सकते हैं। पीपल टू पीपल टाइज क्या हैं, और सार्क के हम दोनों फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये सारी बिल्कुल कॉमन सेंसिकल। सार्क तो आपको पता है, बिम्स्टेक आपको पता है, उसमें भूटान है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। कुछ ना मिले तो पॉइंट्स बना लो, है ना। और जो बना रहे हो ना, देखिए, जो जहां से भी आप मटेरियल पढ़ोगे, जहां से भी, उसने भी तो बनाए हैं वो बैठ के, या ठीक है थोड़ा बहुत इंटरनेट पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी वो सब कुछ जो आज तक पढ़ा है किसी ने या सुना है, उसको इकट्ठा करके एक जगह लिखा हुआ है, तो वो आप भी कर सकते हो। इतना ही सिंपल है सब कुछ। ओके, अब हम यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑल्दो मैं अगेन यही कहूंगी कि हमें यहाँ पे जो भी लिखा है सब पता है, पर अगर कुछ रह गया है डोकलाम के बारे में, वो हम देखेंगे। ओके, तो जैसे कि किंग आए, किंग जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचुक टू न्यू दिल्ली दिस वीक, द टू साइड्स सॉट टू पुट अ लिड। ओके, तो बेसिकली देखिए, एक ना सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है कि जो 2021 में दोनों ने अनाउंस किया कि हम थ्री स्टेप रोड मैप के माध्यम से अपनी जो बाउंड्री डिमार्केशन है वो कंप्लीट करेंगे, या बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़े समय बाद ही जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया के एक फॉरेन सेक्रेटरी, इंडिया के एक डिप्लोमेट अपनी पूरी टीम के साथ भूटान गए। ऑफ कोर्स बताया तो हमने किसी को नहीं कि हम गए क्यों हैं, पर यही पूछने गए थे कि क्या बातचीत हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हमने रिसेंटली देखा कि जो पीएम है भूटान के, लोटे शेरिंग, वो एक बेल्जियम न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, हमें एग्जैक्टली पता है, वी एग्जैक्टली नो व्हाट इज आवर्स। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पे देख रहे हैं कि जो बहुत सारी भूटानीज टेरिटरी है वो चाइना ने उस पर अपने विलेजेस बनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें हमारी टेरिटरी पे कुछ नहीं बना। तो ऑफ कोर्स इससे कंक्लूड बहुत सारे एनालिस्ट ने ये किया, इतनी सारी सैटेलाइट इमेजेस, वो झूठ नहीं बोल सकती, एंड दैट्स, वो हमें पता है कि जो विलेजेस हैं चाइनीज वो बने हैं भूटान की टेरिटरी पे। लेकिन इससे बहुत सारे लोग कंक्लूड ये कर रहे हैं, मे बी सीड कर दी गई है थोड़ी सी टेरिटरी भूटान द्वारा चाइना को, क्योंकि वो तो उन्हीं की टेरिटरी में है। क्योंकि इंडिया ने जो मैप्स बनाए हैं, भूटान के खुद के मैप्स जो उन्होंने रिलीज किए हुए हैं, उसमें ही आता है वो सैटेलाइट इमेजेस, हमें यही बता रही हैं। तो ऑफ कोर्स वी गॉट वेरी स्कैर्ड, ये हुआ क्या है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब पीएम लोटे शेरिंग ये कहते हैं, इंडिया एज अ होल बिकम स्कैर्ड एंड वेरी वेरी एंशियस कि ये बात क्या कही है उन्होंने। फिर उसके बाद इसीलिए किंग आते हैं इन सारी कंट्रोवर्सीज को थोड़ा ठंडा करने। अब किंग क्या कह के गए हैं, या पीएम मोदी ने उन्हें क्या कन्वे किया एग्जैक्टली हमें कुछ भी नहीं पता, है ना। लेकिन बस दोनों के टॉक्स के बाद ये निकल के आया है कि हम दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में एक दूसरे से टच में रहते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। वी हैव एट एन एक्सेलेंट पॉइंट ऑफ जंक्शन, हमारे बीच में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, इस तरह का हमारा रिश्ता है, एग्जाम्पलरी है, ये सब वगैरह। तो इसका मतलब कुछ तो सेटलमेंट हो गई होगी। फिर ऑफ कोर्स इसके बाद आप देखिए क्या एक और इवेंट होता है, वो क्या है कि अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम रिलीज करती है चाइना, चाइनीज भाषा में, मैंडरिन में। ओके, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि वो जो 11 जगहें हैं वो एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश की, जो हम बोलते हैं उनको, जिन जगहों को जैसे हम एड्रेस करते हैं, उसकी बस चाइनीज ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो ये चीज ऑफ कोर्स हम काफी एस्केलेटरी देख रहे हैं, और ये एक और लो पॉइंट है इंडिया चाइना रिलेशन में, ये बात आप जानते हैं। तो आई थिंक ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो आप समझ पा रहे हैं, ऐसा सब कुछ हुआ है और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, आइसोलेशन में चीजों को मत देखिए। ओके, एन एक्सपेंसिव जॉइंट स्टेटमेंट मेड नो मेंशन ऑफ कोर्स, जो जॉइंट स्टेटमेंट आई उसमें हमने कोई बाउंड्री इशू का मेंशन ही नहीं देखा। बस हमें ये पता है कि दोनों के जो बातचीत थी वो
एंटायर गैमेट ऑफ बायलेटरल कॉपरेशन, चाहे वो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की वो डिस्कस की गई थी। ठीक है, भूटान चाइना अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हैं कि यहाँ पे वही जो पीएम ने, लोटे शेरिंग ने कहा बेल्जियम न्यूज़पेपर को, वो सारी बातें यहाँ पे बताई हुई हैं। ओके, अब देखिए साथ ही में आप ये भी जानते हैं, लोटे शेरिंग ने ये भी कहा कि अब डोकलाम की अगर हम बात करें तो जो डोकलाम की बात है उसमें 3 इक्वल स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। अगर आपको याद हो, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे कोई छोटी स्टेट कोई बड़ी स्टेट नहीं है। तो एक ट्राई जंक्शन है ना, वी आर 3, देयर इज नो बिग और स्मॉल कंट्री, देयर आर 3 इक्वल कंट्रीज ईच काउंटिंग फॉर अ थर्ड, है ना। तो ये चीज यहाँ पे लिखी। तो उन्होंने कहा कि देखिए खराब किसके बीच में है रिश्ते, वो चाइना और इंडिया के बीच में है। तो अगर वो अपनी दिक्कतों को रिजॉल्व कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डोकलाम के बारे में भी डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने इस तरह से कहा, तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं डाउन प्ले कर दिया गया, तो इट वॉजंट रियली टेकन वेरी नाइसली। इंडियाज पोजिशन ऑन डोकलाम, ब्रीफिंग द मीडिया आफ्टर द किंग एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड हेल्ड टॉक्स, फॉरेन सेक्रेटरी, ऑफ कोर्स हमने देखा कि फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए जो पीएम लोटे शेरिंग ने कहा वो कुछ नई बात नहीं है। ओके, वो वही चीज है जो हमारी अर्लियर स्टेटमेंट्स थी, उन्हीं का एक रिइटरेशन है। तो उनकी जो पीएम लोटे शेरिंग ने कहा उसमें कुछ डिफरेंस थोड़े ना है और जो हम कहते हैं उसमें, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी अर्लियर स्टेटमेंट्स क्या थी, फिर हमें ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2017 जब डोकलाम का 73 डेज स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके समय पे हमने कही होंगी बातें। ठीक है, तो ऐसी क्या बातें थी वो हम देख लेते हैं कि आई वुड जस्ट रीड इट। जब सुषमा स्वराज जी ने उस समय कहा होगा पार्लियामेंट में, और फॉरेन सेक्रेटरी जो एस जयशंकर जी थे उस समय उन्होंने कही होंगी, तो उसमें ने बोला था कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो रीच्ड बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ न्यू दिल्ली एंड बीजिंग दैट द ट्राई जंक्शन बाउंड्री बिटवीन point between India, China and third countries would be finalized in consultation with those third countries। ठीक है, तो वही चीज, इंडिया और चाइना के बीच में अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है और उसमें कोई थर्ड कंट्री भी है इन्वॉल्व, तो हम तीनों को मिलके ही बेसिकली वो उसका बाउंड्री डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होगा। ये चीज हम भी कह चुके हैं, तो इसमें कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है। ओके, इंडिया होल्ड्स दैट 2017 चाइनीज एक्शंस। अब हम देखिए यहाँ देख लेते हैं जो 2017 में जो डोकलाम में यूनिलैटरली ट्राई किया गया था स्टेटस क्वो को चेंज करने का। अब देखिए, आप देखेंगे कि चाइना हमेशा ही एक एग्रेसर रहा है। उन्होंने हमेशा ही यूनिलैटरली चीजों को, उनका जब मन करता है वो टेम्परेचर राइज कर देते हैं। उनका मन किया तो उन्होंने गलवान क्लैश कर दिया, उनका मन किया तो उन्होंने तवांग क्राइसिस कर दिया, उनका जैसे उन्होंने 1962 में भी यही किया था। दे डू दिस विद एवरीबडी, उन्होंने डोकलाम में भी यही किया था, है ना। और वो दिखाते कैसे हैं अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री में तो इन्फॉर्मेशन खुद के पास है, इंटरनेट खुद कंट्रोल करना है, न्यूज चैनल खुद का है, तो जो दिखाना है वो कंप्लीटली कंट्रोल्ड है। तो उनको दिखाया है कि इंडिया ने हमारे ऊपर एग्रेशन किया था, विच इज कंप्लीटली फॉल्स। एटलीस्ट पूरी दुनिया तो देख रही है, आप नहीं देख रहे, तो दुनिया के पास तो इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट मैनर में अवेलेबल है, लेकिन वहां के लोग ये समझते हैं कि पहले इंडिया ने अटैक किया और फिर उसके बाद गलवान क्लैश में हम पे उन्होंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया जो किया, और वहां के लोग जो शहीद हुए वो भी एग्जैक्टली नहीं बताया कि कितने लोग उसमें उनकी तरफ से उनकी जान गई थी, लेकिन उनको फिर अवार्ड्स दिए गए, जो बाकी उनके कमांडर थे, और बहुत कुछ हमने अभी रिसेंटली देखा। तो ये सब कुछ यूनिलैटरली होता है। तो वही इंडिया आज भी समझती है कि 2017 में जो चाइनीज एक्शंस थे डोकलाम में, दे अमाउंटेड टू एन अटेम्प्ट टू चेंज द भूटान चाइना बॉर्डर यूनिलैटरली, thereby violating the two agreements with Bhutan in 1988 and 1998। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि भूटान चाइना का जो बॉर्डर है डोकलाम के पास वाला, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी 2 अग्रीमेंट्स भूटान और चाइना के बीच में 1988 और 1998 में बेसिकली साइन हो चुके हैं। उसको वायलेट करते हुए आपने डोकलाम में घुस के, विच इज नथिंग बट अ भूटानीज टेरिटरी, आपने उसको वायलेट किया था। चाइना ने ऐसा क्यों किया होगा, आप बहुत ध्यान से सुनिए। चाइना ने ऐसा, क्योंकि यही है पूरे इस आर्टिकल में से जो आपके लिए कुछ नया होगा। चाइना ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि टू मूव द ट्राई जंक्शन पॉइंट फ्रॉम बाटंगला, both Indian and Bhutanese maps have this as the tri-junction point, further south to Gaimuchen,
तो देखिए क्या करना है, अगर आप इसका भी मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी ट्राई जंक्शन पॉइंट क्या है, बाटंगला है, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली आप एक तरफ भूटान देखेंगे, एक तरफ इंडिया देखेंगे नीचे की तरफ, और एक तरफ आप चाइना देखेंगे, ठीक है। तो बाटंगला इज द ट्राई जंक्शन पॉइंट। भूटान के मैप भी यही बताते हैं, इंडिया के मैप भी यही बताते हैं। चाइना ने जब 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ किया था, तो वो इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे ट्राई जंक्शन पॉइंट को थोड़ा साउथ में और आगे इंडिया की तरफ ले जाया जाए, ठीक है, और नीचे, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है, साउथ वाला पॉइंट जहां वो ले जाने की कोशिश कर रहे थे, गायमो चेन पे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, विच वॉज इन वायलेशन ऑफ द 2012 अग्रीमेंट विद इंडिया। दे कैन नॉट डू दैट, ओके। अगर वो गायमो चेन तक जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है वो नीचे एलिवेट, नीचे बेसिकली आ जाता और साउथवर्ड उसकी मूवमेंट हो जाती, तो इससे क्या होता, चाइना को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाता भारत के ऊपर, क्योंकि इट वुड हैव कम क्लोजर टू आवर चिकन नेक कॉरिडोर, द नैरो कॉरिडोर एट सिलीगुड़ी, ठीक है। तो वही चीज, द ओनली रोड कनेक्शन टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज, जहाँ पे इंडियन डिफेंसेस जो है सबसे ज्यादा वालनरेबल है, इतना पतला है वहां पे, तो कुछ ट्रांसफर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां अगर चोक कर दिया ना, तो हमारा जो पूरा ट्रेड खत्म हो जाएगा, इंटरकनेक्टिविटी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सब कुछ, okay. Tight rope in Bhutan, New Delhi has always held that an agreement between Bhutan and China. अब देखिए ये चीज एक और मैं आपको बात बताऊं, जो चाइना है उनका जो ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर है उसमें बिल्कुल लगे हुए हैं लिखने कि इंडिया है, इंडिया कंट्रोल करता है भूटान को, इंडिया हेजेमॉन है, इंडिया एक ऐसा देश है जो भूटान को फ्री डिप्लोमेटिक टाइज भी नहीं रन करने देता, इंडिया इज दैट विज़ भूटान, ऑफ कोर्स जो भी वो लिख रहे हैं। तो भूटान भी ऑफ कोर्स उनको बुरा लग जाता है कई बातें, क्योंकि जनता तो उनसे भी सवाल पूछती है, सरकार तो वहां भी है। तो इसीलिए थोड़ा हम भी समझते हैं इस बात को, और हम भी चाहते हैं हर कंट्री इक्वली है, और हमने आज तक कभी भूटान को ऐसा ट्रीट किया ही नहीं है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, भारत ने हमेशा यही कहा है कि भूटान और चाइना तो सॉवरेन देश हैं, अगर वो अपनी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो वो ऑफकोर्स सॉवरेन तरह से ही करेंगे, उनका मैटर है ये, ओके। तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जो हमारा स्टैंड है बाउंड्री इश्यूज पे, वो भूटान का बिल्कुल आइडेंटिकल उससे ना भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बस हमें इतना है कि हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना उसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि बॉर्डर जो आपको अभी मैंने बताया कितना पतला कॉरिडोर है, तो ये सारी चीजें बस ध्यान में रखी जाए, और 2007 का ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है उसको ध्यान में रखा जाए, इससे ज्यादा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। वही सारी बातें फिर यहाँ पे कि हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट है, रिस्पेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट को, ये सारी बातें फिर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हम यहाँ देख चुके हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, न्यू डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग फॉर्मूला, द व्हाट एंड द व्हाई। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से, ऑल्दो बहुत आपको लगेगा रीसेंट है, पर इतना नहीं है, 1 महीने पहले ही आई थिंक आप छोड़ते हैं करंट अफेयर्स के बिल्कुल निटिग्रिटीज को कवर करना। पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो बिल्कुल प्रीलिम्स के महीने वाले होते हैं, और उसी समय आप अपने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ रहे होते। तो ये थोड़ा एक डिफिकल्ट चीज़ है, बट ऑफकोर्स यू विल हैव टू मैनेज एनी हाउ। तो हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। गवर्नमेंट ने फ्राइडे को नोटिफाई किए हैं कुछ की चेंजेस, कैसे प्राइसिंग की जाएगी, प्राइसिंग इन द सेंस क्या प्राइस होगा, कैसे पहुंचा जाएगा उस प्राइस तक। वो प्राइसिंग रिजीम जो है डोमेस्टिक नेचुरल गैस के लिए, उसमें कुछ की चेंजेस किए हैं। अब देखिए आपको ये भी पता है जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस है, ओके, उसमें हम एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म देखते हैं। एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, जिसमें सरकार कंट्रोल करती है, मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस नहीं, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस का मतलब द गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्स द प्राइस, गवर्नमेंट का कुछ हाथ है कंट्रोल करने में प्राइस, ठीक है। तो अब जो एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म है नेचुरल गैस के क्षेत्र में है, वो मेनली अप्लाई होता है गैस प्रोड्यूस्ड बाय लेगेसी फील्ड्स, ठीक है, या नॉमिनेशन फील्ड्स। जो लेगेसी फील्ड से गैस आ रही है बनके, वो किस प्राइस पे बिकेगी आम जनता को, उसको सरकार एडमिनिस्टर करती है। इसीलिए ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, और उसी में कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। लेगेसी फील्ड्स ऑफ नेशनल ऑयल कंपनीज ONGC एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब नॉमिनेशन फील्ड्स या लेगेसी फील्ड्स क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो नॉमिनेशन फील्ड्स हैं वो ONGC की और OIL की
उनकी फील्ड्स हैं बेसिकली जो उन्हें 1999 से पहले मिली थी। 1999 से पहले मिली हुई फील्ड्स हैं, क्योंकि उसके बाद तो जो ऑयल और गैस ब्लॉक्स हैं वो ऑक्शन के माध्यम से बिकते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये उससे पहले का समय है, इसीलिए इन्हें हम लेगेसी फील्ड्स कहते हैं, क्योंकि आपको ये डेफिनेटली बहुत सूटेबल और फेवरेबल मैनर में मिली थी, ठीक है। तो इससे आप जो भी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डेफिनेटली वो भी जनता को सस्ते दामों में मिलनी चाहिए, बिकॉज यू गॉट इट फॉर फेवरेबल रेट्स। तो ये चीज़ यहाँ पे रैशनल है। सिंस November 1, 2014 द प्राइस ऑफ APM गैस which is about 2/3 of India's natural gas production. APM गैस जो है वो 2/3 of the natural gas production है। ये भी आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट स्टैट है। अगर उसमें लिखा हो कि मैक्सिमम जो गैस प्रोडक्शन है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन है, वो मार्केट डिटरमाइंड है या फिर वो APM के अंदर नहीं आती, बिल्कुल गलत। मैक्सिमम 2/3 तो हम यहाँ देख रहे हैं, ये APM गैस है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम देखें तो अब देखिए 2014 से लेके अभी तक जो इसका प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है वो एक मॉडिफाइड रंगराजन फॉर्मूला के हिसाब से चल रहा था, ठीक है। मॉडिफाइड रंगराजन यानी कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो उसके बाद उन्होंने रंगराजन फॉर्मूला ऑलरेडी था जो UPA सरकार ने ये कमेटी एस्टैब्लिश की थी, और उन्होंने ये फॉर्मूला बेसिकली बताया होगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की थी जिसके हिसाब से आज तक बेसिकली ये चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये जो नए चेंजेस आए हैं जो आज हम देख रहे हैं, ठीक है, जो बेसिकली अनाउंस किए गए हैं वो किरित पारेख कमेटी के। तो किरित पारेख कमेटी किस लिए बनाई गई थी, ये आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस आपके प्रीलिम्स में प्राइस एडमिनिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल गैस, डोमेस्टिक नेचुरल गैस से रिलेटेड 3-4 स्टेटमेंट्स आई, उसमें लिखा हुआ है कि ये मॉडिफाइड रंगराजन रूल के हिसाब से नया प्राइस मैकेनिज्म है, गलत। वो पहले हुआ करता था, अभी किरित पारेख, ठीक है। The changes in the pricing regime which will be implemented from Saturday से यानी कि आज से ये लागू हो गए हैं। कैसे, थोड़ा सा हम यहाँ पे मैथ देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ इतनी घबराने की बात नहीं है। कैसे होगा यहाँ पे प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? इट इंक्लूड्स बेंचमार्किंग द प्राइस ऑफ APM गैस टू द प्राइस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बिल्कुल आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन पहले हो जाना चाहिए था, पर अब आज हो रहा है कि APM गैस को यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म वाली गैस है उसको बेंचमार्क किया जाएगा टू द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड क्रूड इंस्टेड ऑफ प्राइसेस इन 4 इंटरनेशनल गैस ट्रेडिंग हब्स। पहला चेंज है कि, और यही आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, पहला चेंज ये है कि इसका बेंचमार्किंग हो रही है टू द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड क्रूड। फेयर इनफ, जो क्रूड ऑयल है या जो क्रूड जिस अमाउंट पे आ रहा है उसी से तो रिलेटेड बेसिकली होना चाहिए जिस जो गैस प्रोडक्शन का प्राइस है, तो फेयर इनफ। पहले क्या हो रहा था, लेकिन 4 इंटरनेशनल गैस ट्रेडिंग हब्स थे, उसके बेसिस पे बेसिकली हम पता लगाते थे कि क्या किस प्राइस पे मिलना चाहिए गैस, ठीक है। तो वो हम आगे 4 कौन से ट्रेडिंग हब्स थे वो भी देख लेंगे। पहला चेंज ये है। दूसरा चेंज क्या है? दूसरा चेंज है कि अब जो रिवीजन हुआ करेगा यानी कि गैस का, वो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं मंथली होगा रादर देन बाय एनुअल, ठीक है। पहले क्या होता था कि बाय एनुअल होता था रिवीजन इन प्राइसेस, अब मंथली हुआ करेगा। सेकेंड चेंज ये है, ठीक है। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स द न्यू प्राइसिंग सिस्टम टू लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द रिटेल प्राइस। इससे हम क्या देखेंगे? रिटेल प्राइस में हम डिक्लाइन देखेंगे, चाहे वो PNG हो या CNG हो। PNG आपके घर में कुकिंग गैस आती है जो, और CNG जो ऑटो फ्यूल होता है, ठीक है। क्योंकि हम बेसिकली क्या देख रहे थे, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर एक जो बेसिकली आपको पता है कि पॉइंट ये भी हो सकता है it would say increase the retail price of PNG and CNG, which is wrong. It would bring a drop in that price. Okay. So following the cabinet clearance for the new pricing regime on Thursday, INB Minister Anurag Thakur had said that वही चीज़ यहाँ लिखी है, PNG के 10% से गिर जाएंगे प्राइस, CNG के 7 से 9%, ठीक है। The new regime is also expected। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट की फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है वो भी कम हो जाएगा, जो बिल्कुल होना चाहिए, है ना। फर्टिलाइजर सब्सिडी पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, GS3 में हम डिस्कस कर चुके हैं और आपके प्रीलिम्स में भी, ओके। और साथ ही में ये एड करेगा गैस बेस्ड पावर जनरेशन यूनिट्स को भी, आपको समझ आ जाएगा कैसे, ठीक है। पॉलिसी फाइन प्रिंट इन मैथ। नाउ लेट्स लुक एट द मैथ। The price of APM gas will henceforth be 10% of the average price। तो यानी कि इंडियन क्रूड बास्केट जो है पिछले महीने में उसका कितना एवरेज प्राइस था, उसका 10%।
10% ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ द इंडियन क्रूड बास्केट इन द प्रीसीडिंग मंथ, है ना, वो बेसिकली उस प्राइस पे अब गैस मिला करेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मिला करेगी, या मैं कंपनीज के परस्पेक्टिव से कह रही हूँ, ठीक है। बट इट वुड बी सब्जेक्ट टू फ्लोर प्राइस एंड सीलिंग प्राइस। अब देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल यहाँ पे फ्लोर का मतलब क्या होता है और सीलिंग का मतलब क्या होता है, कैप, थ्रेशोल्ड, अपर मार्क, है ना, यही तो सीलिंग का मतलब, यहाँ पे भी यही है। फ्लोर का मतलब क्या होता है, मिनिमम। फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम होता है, सीलिंग प्राइस मतलब मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो मिनिमम जो है बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं, फ्लोर प्राइस वुड बी अराउंड $4 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, विच मीन्स किसके लिए, ONGC और OIL के लिए, उनको मिनिमम APM गैस का इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो प्राइस अगर हम खुद से कैलकुलेट करें, एज पर द फॉर्मूला एंड ऑल ऑफ दैट, वो उससे कम बन रहा हो प्राइस, लेकिन आपको मिनिमम इतना मिलेगा, आपको लॉसेस झेलने की जरूरत नहीं है। गुड फॉर देम, उनकी बहुत समय से ये डिमांड थी। दूसरा, सीलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, अपर मार्क, कि कितना मैक्सिमम आपको मिलेगा, वो है $6.5 पर MBTU, यानी कि वही मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा है, प्रोड्यूसर्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि फ्लोर प्राइस है, कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि सीलिंग प्राइस है। ठीक है, तो मैक्सिमम इतना, विच मीन्स नो मैटर हाउ द फॉर्मूला बेस्ड प्राइस गोज, द मोस्ट द कंपनीज कैन रियलाइज फॉर APM गैस विल बी $6.5 पर MBTU। ठीक है, तो ये चीज, और जो सीलिंग है, एक और चीज यहाँ पे जो ये सीलिंग प्राइस है, इट शैल नॉट बी रिवाइज फॉर 2 years, 2 साल तक इतना ही रहेगा। ठीक है, $6.5, लेकिन 2 साल बाद जो कैप है वो 25 सेंट्स से बेसिकली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज किया जाएगा ईयरली, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, to encourage ONGC and OIL to raise output from legacy fields, अगर हमें encourage, अब हमें प्रोडक्शन भी बढ़ानी है गैस की, क्योंकि हमारा एक विजन है, मैंने आपको बताया था कि हमें, देखिए क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे कंप्लीटली जाने से पहले और फॉसिल फ्यूल्स पे आज हम हैं, एक इंटरमीडिएट विजन है कि हम गैस पे शिफ्ट हो जाए। और इससे रिलेटेड आपके, अगर आप प्रीलिम्स में CSAT में एक, आई थिंक एक कॉम्प्रिहेंशन आया था, वो इसी की बात कर रहा था, क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर से उठाया गया था। ठीक है, तो आई थिंक यू अगर आपने कवर कर लिया तो आपको पता होगा। खैर, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो जो न्यू प्राइसिंग रिजीम है, इट वुड अलाउ द कंपनीज अ प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम मिलेगा ओवर द APM प्राइस फॉर गैस प्रोड्यूस फ्रॉम न्यू वेल्स। ठीक है, एंड फॉर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन एग्जिस्टिंग वेल्स, सो गुड इनफ, गुड फॉर देम। ओके, और द चेंजेस इन द प्राइसिंग फॉर्मूला डू नॉट अप्लाई। लेकिन एक और चीज़, अगर बाई चांस आपके प्रीलिम्स में लिखा है कि हर एक फील्ड से बेसिकली फ्रॉम ऑल द फील्ड्स उस पर ये प्राइसिंग मैकेनिज्म नया या रजीम अप्लाई होगा, जी नहीं, जो प्राइसिंग फॉर्मूला है ये नया वाला, इट वुड नॉट अप्लाई टू गैस प्रोडक्शन फ्रॉम डिफिकल्ट फील्ड्स, जैसे डीप वाटर से अगर आप गैस निकाल रहे हैं, अल्ट्रा डीप वाटर से, हाई टेम्परेचर से या हाई प्रेशर फील्ड से, इन पे नहीं, दीज आर डिफिकल्ट एरियाज, इससे गैस उस पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। रैशनल फॉर द चेंजेस, ओके, रैशनल फॉर द चेंजेस क्या है, क्यों ऐसा हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया 2014 की जो प्राइसिंग गाइडलाइंस थी, उसमें द APM गैस प्राइस वाज सेट फॉर 6 month पीरियड्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम वेटेड, वही जो 4 गैस ट्रेडिंग हब्स थे, हेनरी हब, US, अल्बर्टा, कनाडा, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट, UK, रशिया, इन चारों को बेसिकली वे आउट करके हम 12 महीने के लिए प्राइस निकाला करते थे, पर उसमें एक लैग होता था क्वार्टर का। ठीक है, 3 महीने का एक लैग हुआ करता था, तो सरकार के हिसाब से नीड इसीलिए आई रैशनलाइजेशन की या रिफॉर्म की, क्योंकि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट टाइम लैग एंड हाई वॉलेटिलिटी। ट्रेडिंग हब्स में तो आप जानते हैं वॉलेटिलिटी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आज ये तो कल कुछ और कोई सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया तो और दिक्कत, जैसे रशिया यूक्रेन के बाद हमने देखा। तो वही चीज़ यहाँ पे, लिंकिंग APM गैस प्राइसेस टू क्रूड ऑयल प्राइसेस इज नाउ द प्रेवलेंट प्रैक्टिस इन मोस्ट, और साथ ही में जो नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंटरनेशनली, उसमें यही प्रैक्टिस चल रही है कि क्रूड ऑयल जितने भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं उससे लिंक करें, तो हमने भी वही किया है। इट इज़ मोर रेलेवेंट टू इंडियाज कंजम्पशन बास्केट, येस इट इज़, एंड हैज़ डीपर लिक्विडिटी इन ग्लोबल trading markets on a real-time basis.
ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ONGC, साथ ही में जैसे कि मैंने बताया ONGC और OIL की भी डिमांड थी कि इतना लॉस हम उठा रहे हैं, है ना, जस्ट बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी लग रही है उससे कम हमें मिल रहा है, तो कब तक हम करते रहेंगे। तो एक फ्लोर प्राइस होना चाहिए, फ्लोर प्राइस मिल गया, जो कंज्यूमर्स है कंज्यूमर्स के लिए भी सीलिंग प्राइस आ गया, तो उनके लिए भी ये दिक्कत खत्म हो गई। व्हाट पारिक, ओके वही जो किरित पारिक मैंने आपको बताया कमिटी, ओके तो ये सेटअप की गई थी कमेटी, और लास्ट ईयर आई थिंक फिर उन्हीं की रिकमेंडेशंस पे हमने बेसिकली ये किया है, लास्ट ईयर ही सेटअप की गई थी टू लुक एट एक्सटेंड गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस एंड रेकमेंड चेंजेस। अब देखिए बाई चांस आपके प्रीलिम्स में लिखा है कि जितनी भी किरित पारिक कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी वो सारी सरकार ने अडॉप्ट कर ली, जी नहीं, सारी नहीं, जो भी हमने चेंजेस अभी तक देखे हैं सारे किरित पारिक ने ही किए थे, कमेटी ने बेसिकली, और वो सारे अडॉप्ट करी, लेकिन 2-3 ऐसे मेजर्स हैं जिस पे अभी भी सरकार ने कुछ नहीं कहा है, चुप्पी जताई है, वो यहाँ पे लिखे हैं। जैसे एक रिकमेंडेशन थी पारिक पैनल की कि जो APM गैस प्राइसेस हैं वो मार्केट डिटरमाइंड हो जाएं 2027 तक, ठीक है, तो इस पे कुछ नहीं बोला है 2027 वाले। एक और ये थी कि 25 सेंट्स हमने बोला ना कि ईयर ऑन ईयर बढ़ेंगे 2 साल बाद, यहाँ पे 50 सेंट्स उन्होंने रेकमेंड किया था, तो ये भी बेसिकली अडॉप्ट नहीं किया। बाकी जो भी हमने कुछ डिस्कस किया वो सब कुछ किरित पारिक ने ही रेकमेंड किया था। कॉमन मेडिकल डिवाइसेस फेस रिस्क ऑफ मालवेयर अटैक्स। अब देखिए ये क्या है, आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली एम्स में ये चीज़ यहाँ मतलब फुल फ्लेज्ड मैनर में नहीं लिखी, पर आप जानते हैं कि एम्स पे हमने एम्स दिल्ली पे एक रैंसमवेयर अटैक देखा था, है ना, तो उसके बाद से हमें पता चल गया कि जो मेडिकल डेटा रिकॉर्ड्स हैं इतने सारे करोड़ों लोगों के वो रिस्क पे हो सकते हैं। पर उसके बाद हमें कुछ और बातें पता चल रही हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का, रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो कॉमन मेडिकल डिवाइसेस हैं, आप छोड़िए इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स और ये रिकॉर्ड जो बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में है वो तो रिस्क पे है ही, पर जो बिल्कुल कॉमन मेडिकल डिवाइसेस हैं जैसे ऑक्सीमीटर्स, हियरिंग एड्स, ग्लूकोमीटर्स, है ना, पेस मेकर्स, ये सारे के सारे कैन बी टर्न्ड इनटू स्पाईवेयर। जो आप यूज कर रहे हैं, आप हियरिंग एड लगा रहे हैं, वो आप पे स्पाई रखने के लिए यूज किया जा सकता है, वो मालवेयर के लिए यूज किया जा सकता है, एवरीथिंग। ओके, दिस इज व्हाट द एक्सपर्ट्स से। तो आपको ये पता चलता है कि साइबर सिक्योरिटी पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें एक हेल्थ डायमेंशन, मेडिकल डिवाइसेस वाली डायमेंशन डाल दीजिए, इट वुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट कि आप कितना डायनेमिज्म से बेसिकली अवेयर हैं, ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। वार्निंग दैट सच डिवाइसेस कैन इवन लीक योर मेडिकल डेटा इफ नॉट लेड विद एडिक्वेट साइबर, तो इसीलिए इन डिवाइसेस को भी साइबर प्रोटेक्शन देने की बहुत ज़रूरत है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बेसिकली अर्जेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मांग रहे हैं, ठीक है, कि आप रिकग्नाइज करें इस थ्रेट को, इमीडिएटली पुट करें मेजर्स को, जो भी हो सकता है, ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। डेटाबेस ऑन 10,000 जीनोम्स टू बी रेडी फॉर रिसर्च एक्सेस। अब देखिए आप जानते हैं द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक सेंटर बैक्ड इनिशिएटिव है जिसमें हम क्या करेंगे, हम भारतीय ह्यूमन जीनोम्स को 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स को सीक्वेंस करेंगे और एक डेटाबेस बनाएंगे, है ना। तो इसका हम ऑलरेडी 2/3 जो डेटाबेस है 7,000 जीनोम्स हमने सीक्वेंस कर ली हैं, तो वी आर ऑन द ट्रैक, ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चल रही है। और एंड 3,000 ऑफ दीज, ये 7,000 में से जो 3,000 है, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर पब्लिक एक्सेस बाय रिसर्चर्स, है ना। तो ये चीज़ यहाँ हमें पता चल रही है। अबाउट 20 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, दो दी एनालिसिस एंड कोऑर्डिनेशन इज डन। जो एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन है वो कहाँ से हो रही है, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च IISc बेंगलुरु, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, उनका सेंटर है ये, ठीक है, ब्रेन रिसर्च का, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं भारतीय पॉपुलेशन 1.3 बिलियन, ये तो हमें पता है, अभी और बढ़ गई होगी, खैर। कंसिस्ट ऑफ ओवर 4,600 पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं और उसमें बहुत सारे एंडोगैमस हैं, ठीक है, जिसमें एक्सोगैमी नहीं हुई है। इसीलिए जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें डिस्टिंक्ट वेरिएशंस हैं और बहुत सारी जो डिजीज कॉजिंग म्यूटेशंस हैं दे आर एम्पलीफाइड विद इन सम ऑफ दीज ग्रुप्स, जो एंडोगैमस के अगर हम केसेस में देखें, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली देखिए क्या है, जो हम जितनी भी सारा डेटा देख रहे हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग का, वो वर्ल्ड वाइड जो अवेलेबल है, लेकिन वो जब इंडिया के उसमें
अप्लाई नहीं हो रहा। जिस तरह की डिसीजेस फॉर एग्जांपल इंडिया में किसी और पॉजिटिव म्यूटेशन की वजह से हो रही है, लेकिन हम डेटा वही अप्लाई कर रहे हैं जो पूरा संसार कर रहा है, मेडिकेशंस भी वही ले जा रहे हैं जो पूरा संसार ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कस्टमाइजेशन नहीं हो पा रही है, तो वो यहाँ पे हेल्प होगा। देयरफॉर फाइंडिंग्स फ्रॉम population based or disease based human genetics research from other populations of the world cannot be extrapolated to Indians। वही चीज जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज नेसेसरी कि हम यहाँ पे बेसिकली अपना खुद का डेटा बनाएं, जैसे आईटी में होता है वैसे यहाँ भी होना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? Mission to map rural India's cultural assets covers over 1 lakh villages। तो यहाँ पे इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं आपको यहाँ से 2-3 एग्जाम्पल्स पढ़ के बताऊंगी। मेरा आपको सजेशन है कि आप 2-3 और एग्जाम्पल्स अपने पास नोट करके रखें, ठीक है? तो आप जानते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर, माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम ऑफ द नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, कल्चरल एसेट मैपिंग होती है इसमें, ठीक है? नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग एम्स टू डेवलप अ comprehensive database of art forms, artists and other resources across the country, ठीक है? और जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है वो बेसिकली कल्चरल एसेट मैपिंग कर रही है इन विलेजेस का थ्रू फील्ड सर्वेज। तो हमें इससे पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट लेट मी फिनिश दिस अप, फिर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। डिटेल्ड फील्ड सर्वेज वर कैरिड आउट बाय जॉइंट टीम्स ऑफ कल्चरल मिनिस्ट्री एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अंडर माइती टू क्रिएट दीज डोजियर्स। The survey documents the cultural identity of villages by involving citizens। कि आपके ब्लॉक में, विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्या है जो यूनिक बनाता है आपके इस विलेज को, ब्लॉक को या डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। कल्चर पे कोई क्वेश्चन आए या टूरिज्म पे भी इनफैक्ट कोई क्वेश्चन आए, यू राइट अबाउट इट, ठीक है? जो कल्चरल एसेट मैपिंग है, ओके तो इसके बेसिस पे हमने जैसे कहीं जो विलेजेस हैं वो कोई एक अच्छा तरह का टिपिकल तरह का टेक्सटाइल बना रहे हैं, कहीं विलेजेस हैं उनका कोई हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल रेलेवेंस है, महाभारत से कुछ रिश्ता है, कहीं विलेजेस हैं उनका कोई इकोलॉजिकल रेलेवेंस है, नॉर्थ ईस्ट में फॉर एग्जांपल, ठीक है? अगर हम इकोलॉजिकल फॉर एग्जांपल देखें, जो बिश्नोई विलेज है जोधपुर में राजस्थान के, ठीक है, वो एक केस स्टडी है कि कैसे जो बिश्नोई विलेज के कम्युनिटी है दे लिव इन हार्मनी विद द नेचर, है ना? वैसे ही यहाँ पे अगर हम मोढेरा विलेज देखें गुजरात का, हम अभी रिसेंटली जो मोदी सरनेम है उससे रिलेटेड हमने काफ़ी मोदवानी और ये सब बहुत कुछ डिस्कस किया, तो मोढेरा विलेज को भी डिस्कस किया। तो मोढेरा विलेज आप जानते हैं कि इसकी डेवलपमेंटल इंपॉर्टेंस है कि कैसे ये फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज बन गया है, 24/7 सोलर पावर्ड विलेज ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली यहाँ पे डिस्कस की हैं, बेसिकली मैप की हैं, ठीक है? तो माई विलेज, मेरा विलेज मेरी धरोहर, ठीक है? साइंस फॉर ऑल। अब देखिए यूनियन कैबिनेट का जो अप्रूवल आया है कि हम सेटअप करेंगे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन फैसिलिटी को महाराष्ट्र में, 2600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इज वन दैट विल कंसिस्ट ऑफ अ डिटेक्टर कॉल्ड लीगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी टू बी बिल्ट इन दी। तो जैसा बेसिकली लीगो इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली यूएस में है ना, वैसा ही यहाँ पे बिल्कुल बनेगा, ठीक है? और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। फर्स्ट इंडिया कुड बिकम अ ग्लोबल साइट। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम ग्लोबल उसमें एक जो ग्रेविटेशनल फिजिक्स है उसमें हमें एक स्टेप, देखिए मुझे ऐसा लगता है आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और हम इंटरनेशनल नेटवर्क जो लीगो लेबोरेटरीज है उसका पार्ट बन गए हैं, ठीक है? जो बहुत ही कंसाइज है। तो अब लोग कुछ भी रिसर्च होगी ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड वो इंडिया से होगी, समझ रहे हैं आप? इंडिया से भी ऑफकोर्स यूएस में भी है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल वेव्स आप जानते हैं कोई भी डिस्टॉर्शंस या जो रिपल्स होती हैं जो स्पेस टाइम में जो स्पेस टाइम चल रहा है, जो स्पेस टाइम कॉन्ड्रम है यूजुअल, उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस, कुछ गड़बड़ है ना, या फिर कुछ रिपल्स फॉर्म हो जाना बाय सम वॉयलेंट या फिर एनर्जेटिक प्रोसेसेस इन द यूनिवर्स, जैसे सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार्स या फिर ब्लैक होल्स, है ना? इनकी वजह से अगर कोई रिपल्स फॉर्म हो जाते हैं यूजुअल स्पेस टाइम में या फिर कोई डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं, है ना, उसे हम ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं, ओके? ये चीज आप जानते हैं। और ग्रेविटेशनल वेव्स को पहली बार प्रिडिक्ट किसने किया था? 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये हम पहले भी देख चुके हैं, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जो आप देखते हैं। आई एक्सपेक्टेड टू कम इन कल की इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर, इट शुड कम,
है ना, कुछ इस पे और अच्छा मटेरियल आना चाहिए, पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में और भी आपको आई थिंक ये पता है कि कैसे प्रिडिक्ट किया था आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स ये बताती है, जैसे आप जानते होंगे, जो भी फिजिक्स का थोड़े बहुत भी जानते हैं तो उन्हें ये पता है कि कैसे प्रिडिक्ट किया था आइंस्टाइन ने कि जैसे जो मैसिव एक्सलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स है, मैंने अभी बताया, ब्लैक होल्स है ना, जो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं, तो वो स्पेस टाइम को इस तरह से डिसरप्ट करेंगे कि वो वेव्स बन जाएंगी, है ना, वेव्स ऑफ अनड्यूलेटिंग स्पेस टाइम। और ये वेव्स प्रोपगेट करेंगी हर एक डायरेक्शन में, बट अवे फ्रॉम द सोर्स, है ना। फिर जैसे ही ये प्रोपगेट करेंगी अवे फ्रॉम द सोर्स, ये ट्रैवल करेंगी एट द स्पीड ऑफ लाइट। और क्योंकि ये जो वेव्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स, तो उस पर्टिकुलर सोर्स के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन छुपी होगी इन वेव्स में, इनके ओरिजिन के बारे में, यानी कि वेव्स की ओरिजिन के बारे में, यानी कि सोर्स के बारे में। और साथ साथ में जो हमें क्लूज मिलेंगे रिलेटेड टू द नेचर ऑफ ग्रेविटी इटसेल्फ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड अगर यहाँ पे एक LIGO ऑब्जर्वेटरी बन रही है महाराष्ट्र में, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड thing. It's a huge thing. Okay, thank you so much. Please like the video.